नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। 21 जुलाई दिन मंगलवार, यानी वो दिन जब संसद भवन में मंगल मिलन होने जा रहा है। मॉनसून सत्र शुरू होते ही एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी का ये मंगल मिलन राहुल गांधी सहित इंडिया अलायंस की टेंशन बहुत बढ़ाने वाला है। और इसका एक हिंट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। आज नरेंद्र मोदी ने ऑफिशियली 2027 के पंजाब चुनाव का बिगुल बजा दिया है। जालंधर से मोदी ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल पर जोरदार अटैक किया है। मोदी ने कहा है कि पंजाब में असली बदलाव बीजेपी ही ला सकती है। नरेंद्र मोदी ने पंजाब कांग्रेस की आपसी उठापटक का जिक्र किया है। कहा है कि पंजाब कांग्रेस में आपस में ही कुर्सी की लड़ाई चल रही है। मोदी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी को कट्टर बेईमान पार्टी कहते हुए पंजाब के वोटर्स को उससे सावधान रहने को कहा है। पंजाब जीतने के लिए मोदी किस सॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं और क्या मोदी के इस मिशन को पंजाब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, इस रिपोर्ट से समझिए। ठीक 85 घंटे बाद मंगल मिलन होने वाला है। हिंदुस्तान की सियासत में गेम चेंज होने वाला है। क्या है ये मंगल मिलन? किसने रखा है मंगल मिलन वाला ये नाम? दिल्ली में होने वाले इस मंगल मिलन से किसका बनेगा काम, किसका होगा काम तमाम? ये मोदी है, ये मोदी है। बहुत पहले सोचता भी है और समस्या के समाधान के रास्ते भी जमीन पे उतारता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नरेंद्र मोदी के पास है। नरेंद्र मोदी का अगला मिशन क्यों इतना खास है? प्रॉब्लम पॉलिटिकल हो, चुनाव से रिलेटेड हो या विरोधियों के हिडन एजेंडे से रिलेटेड हो, मोदी के पास हर समस्या का समाधान है। तो क्या मोदी के सियासी दुश्मनों की राह में जुलाई से आगे व्यवधान ही व्यवधान है? 21 जुलाई की तारीख नोट कर लीजिए। सुबह 9:30 बजे का टाइम फिक्स कर लीजिए। मोदी की मौजूदगी में दिल्ली में बड़ा डेवलपमेंट होगा। ठीक 85 घंटे बाद एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी। मोदी ने इस मीटिंग का नाम मंगल मिलन दिया है। विरोधियों का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री क्या करने वाले हैं? 21 जुलाई मंगलवार के दिन किस किस की सियासत का अमंगल करने वाले हैं? मोदी ने इसका हिंट आज ही दे दिया है। हमें ऐसे फैसले लेने हैं जिनका लाभ वर्तमान पीढ़ी को तो मिले ही मिले, आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। हमें ऐसे संस्थान बनाने हैं जो समय के साथ और मजबूत हो जाएं। बीजेपी एनडीए सरकार इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या नरेंद्र मोदी कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर फैसला लेने वाले हैं? क्या मोदी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे 2027 ही नहीं 2029 की राह भी आसान हो जाएगी? बीजेपी हर चुनाव जीतती चली जाएगी। 2027 के लिए, 2029 के लिए, 2026 के जुलाई महीने में नरेंद्र मोदी इन टॉप गियर। विरोधी खेमे में अभी से है फियर। एक दिन में मोदी के 3 लोकेशन, पहले जींद, फिर चंडीगढ़ और फिर जालंधर। मोदी कोई भी काम करते हैं, कुछ भी कहते हैं तो उसके पीछे एक पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है। पंजाब में असली बदलाव भाजपा ही ला सकती है। पंजाब को विकसित बनाने का काम भाजपा ही करेगी। मोदी हरदम, हर पल पंजाब के लोगों के साथ है। मॉनसून सेशन शुरू होने से पहले मोदी ने यह मैसेजिंग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को दी है। संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के उस एक मुद्दे को पंक्चर कर दिया है जिसे बहाना बनाकर कांग्रेस सरकार को घेरने की फिराक में थी। मोदी ने यह कैसे किया है, पहले यह समझिए। वह मुद्दा मोदी सरकार की विदेश नीति है जिसे कांग्रेस नरेंद्र मोदी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है और बार बार वेस्ट एशिया वॉर की आड़ में छिपकर देश में आर्थिक संकट का माहौल बना रही है। मई 2026 का महीना याद कीजिए, तब अचानक से राहुल और उनकी पार्टी ने यह शोर मचाना शुरू कर दिया था। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है, सब तबाह और बर्बाद होने वाला है। कांग्रेस पिछले 2 महीनों से नॉनस्टॉप यही नैरेटिव बना रही है, लेकिन मोदी के सियासी दुश्मनों का ख्वाब चकनाचूर हो गया। देश में ना तो कोई आर्थिक तूफान आया, ना ही कोई तबाही। मोदी ने सब संभाल लिया। वेस्ट एशिया वॉर से पैदा हुए हालात से देश को बाहर निकालने का सॉल्यूशन ढूंढ लिया, और आज मोदी ने देश को बिना डीजल, बिना बिजली के ओवरहेड लाइनों पर निर्भर रहने वाली, हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन का गिफ्ट दे दिया। हरियाणा में जींद से सोनीपत तक के 89 किलोमीटर के रूट पर चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन यह बताती है कि मोदी के पास हर समस्या का शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन भी है और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी है। और आज प्रधानमंत्री ने इसके लिए 2 एग्जाम्पल भी दिए। पहला एग्जाम्पल जींद में दिया, दूसरा चंडीगढ़ में दिया, और अपने सियासी दुश्मनों के फैलाए दुष्प्रचार का शटर डाउन कर दिया। आप देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से पश्चिम एशिया में हॉर्मुज के पूरे क्षेत्र में, ईरान और गल्फ में युद्ध चल रहा है। और जिस समुद्री रास्ते से, हॉर्मुज से भारत बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, हमारे किसानों के लिए खाद उसी रास्ते से आता है, उसी समुद्री मार्ग से आता है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों से ये रास्ता निरंतर युद्ध का मैदान बन चुका है, संकटों से घिरा हुआ है। साथियों, अगर 2014 से पहले अगर ये स्थिति आती तो आज हिंदुस्तान का रेलवे का काम पूरा का पूरा ठप पड़ा गया होता, क्योंकि उस समय 2014 में देश का बहुत बड़ा हिस्सा था, ऐसा था जहां हमारी ट्रेनें सिर्फ और सिर्फ डीजल से चलती थी। अब आप सोचिए, अगर डीजल आना बंद हो गया होता और डीजल से चलने वाली ट्रेनें कैसे चलती, देश कितने बड़े संकट में आ जाता। लेकिन साथियों, 2014 की स्थिति नहीं है ये मोदी है। बहुत पहले सोचता भी है और समस्या के समाधान के रास्ते भी जमीन पे उतारता है। लड़ाई होने के बावजूद भी, तेल का संकट पैदा होने के बावजूद भी भारत की रेल रुकी नहीं है, भारत की विकास की गाड़ी अटकी नहीं है, ट्रेनें निरंतर चलती रही। हमारी सरकार ने भारत का सामर्थ्य भी बदला और विश्व का नजरिया भी बदला। जब कोरोना महामारी आई तो भारत मदद मांगने वाला देश नहीं था, बल्कि भारत दुनिया को मदद भेज रहा था। ये बदलाव पिछले 12 वर्षों की ईमानदार कोशिशों और नीतियों का परिणाम है। नरेंद्र मोदी ने चंडीगढ़ में खड़े होकर कांग्रेस के नैरेटिव और कांग्रेस के वर्क कल्चर की पोल यूं ही नहीं खोली। इसके पीछे मोदी का एक बड़ा प्लान है, और वो प्लान है 2027 का पंजाब चुनाव। और मोदी के इस प्लान को आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं।
पंजाब में कांग्रेस के चन्नी और रंधावा आपस में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ चंडीगढ़ में कट्टर कांग्रेसी मनीष तिवारी मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। कहने को यह सिर्फ शिष्टाचार हो सकता है, लेकिन इसमें एक सियासी संकेत साफ साफ छिपा है, और वो संकेत ये है कि बीजेपी इस बार पंजाब में बड़ा उलटफेर करने के लिए रेडी है। मोदी ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि 2027 में पंजाब की त्रिकोणीय सियासी लड़ाई में सबसे टफ कॉम्पिटिटर बीजेपी ही हो, और ये मैसेज पंजाब के वोटर्स में डिलीवर हो चुका है। मोदी ने पंजाब जीतने का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो 2027 का पंजाब विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। ऐसे में बीजेपी के सबसे बड़े और प्रमुख चेहरे यानी मोदी का मॉनसून सत्र से पहले पंजाब का ये दौरा चुनावी संदेश देने का बड़ा अवसर माना जा रहा है, और मोदी ने हिंट भी दे दिया है कि 2027 में फाइट बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की होगी। कांग्रेस और अकाली का कोई चांस ही नहीं है। पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी है उसका भी अपना ही रोना धोना चल रहा है। पंजाब में कांग्रेस में कुर्सी का किस्सा ही खत्म नहीं हो रहा। ये इसलिए नहीं लड़ रहे कि पंजाब का हित कैसे होगा, इनकी लड़ाई इसलिए है कि इनकी जो कुर्सी है वो किसके पास रहेगी। और साथियों, अकाली दल का भी यही हाल है। वो भी अपने ही स्वार्थों में उलझे हुए हैं, उनको भी पंजाब के लोगों की कोई परवाह नहीं है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। क्या भाजपा की डबल इंजन सरकार जरूरी है? आप सभी के सामने बीजेपी की राज्य सरकारों का उदाहरण है। जब से दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनी है, तब से दिल्ली के विकास को नई गति मिली है। आपके पड़ोस में हरियाणा है, वहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार किसानों को 24 फसलों पर एमएसपी देती है। पंजाब में किसानों को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो, इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। यानी एक तरह से नरेंद्र मोदी पंजाब को ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि 27 में बीजेपी को लाओ, और कांग्रेस अकाली आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब को यह कहकर रेड सिग्नल दे रहे हैं कि इनसे छुटकारा पाओ, दूरी बनाओ। अब नरेंद्र मोदी की पंजाब वाली इस स्ट्रेटजी को 85 घंटे बाद होने वाले मंगल मिलन के एंगल से समझिए। यानी जब दिल्ली में एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी, तो उसमें आम आदमी पार्टी छोड़कर खुद का बीजेपी में मर्जर करने वाले 7 सांसद मौजूद होंगे। उनमें से एक हरभजन सिंह तो आज मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के ठीक पीछे बैठे भी थे। जालंधर में खड़े होकर मोदी ने सिर्फ कांग्रेस और अकाली पर हमला नहीं बोला है, मोदी ने बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी पर भी जबरदस्त प्रहार किया है। तो क्या मोदी का यह प्रहार 2027 में पंजाब से आम आदमी पार्टी की हार तय कर देगा? क्या पहली बार पंजाब में बीजेपी अपने दम पर कमल खिला पाएगी? आज यहां जो लोग पंजाब की सत्ता में बैठे हैं, ये लोग बहुत घमंड से देश की राजनीति बदलने का दावा करते थे, लेकिन आज इनकी सच्चाई देश देख रहा है। वसूली, उगाही, अवैध कब्जे, ये सब इनकी राजनीति का ट्रेडमार्क बन चुके हैं। ऐसे ही अनेक मामलों में कई सारे लोग तो अभी जमानत पर बाहर चल रहे हैं। यहां पंजाब में ही देखिए, जिसको स्वास्थ्य मंत्री बनाया उसको घूसखोरी के चलते बर्खास्त करना पड़ा।
एक मंत्री पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप है, इनके एमएलए घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जा रहे हैं। ऐसे गिनते जाएंगे तो इनकी सरकार और इनकी पार्टी में कम ही लोग मिलेंगे जिन पर कोई दाग न हो। जनता की सेवा का काम साफ नियत से होता है, ईमानदारी की भावना से होता है। लेकिन आज जो पार्टी पंजाब में सरकार में है, उसकी ना नीयत साफ है और ना ही वो ईमानदार है। उसकी पहचान ही कट्टर बेईमान पार्टी की है। कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहां लूट का खुला खेल चल रहा है। पंजाब में जीत को लेकर नरेंद्र मोदी के इस कॉन्फिडेंस की वजह बंगाल के चुनावी नतीजे हैं। बीजेपी रंगला पंजाब यानी चमकदार पंजाब बनाने की बात कह रही है और पंजाब में अपनी पहली चुनावी रैली के लिए मोदी का जालंधर को चुनना, इसके पीछे भी एक वजह है। जालंधर पंजाब के दोआबा क्षेत्र में स्थित है, जहां राज्य में अनुसूचित जाति यानी एससी मतदाताओं की सबसे बड़ी आबादी रहती है। दोआबा क्षेत्र पंजाब की कुल एससी आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा रखता है, इसलिए वोट बैंक के नजरिए से भी यह बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा जालंधर में रविदासिया समुदाय के प्रमुख धार्मिक केंद्र डेरा सचखंड बलना का भी बड़ा प्रभाव है। यह समुदाय पंजाब की राजनीति में एक अहम वोट बैंक माना जाता है, खासकर दोआबा क्षेत्र में। इसीलिए बीजेपी की रणनीति इन दोनों ही मुहानों को साधने की है। दोआबा क्षेत्र में रविदासिया समुदाय पर बीजेपी की पहले से ही नजर है। बीजेपी पिछले कुछ महीनों से रविदासिया समुदाय के बीच अपनी पहुंच मजबूत करने में लगी हुई है और अब नरेंद्र मोदी ने जालंधर से वाराणसी को जोड़ने वाली नई ट्रेन श्री गुरु रविदास जी महाराज एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। वाराणसी को गुरु रविदास की जन्मस्थली माना जाता है और यह मोदी का लोकसभा क्षेत्र भी है। ऐसे में सभी समीकरणों को देखें तो ये मोदी की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा लग रहा है। तो क्या 2027 में पंजाब से आपका पत्ता कट रहा है? अमेरिका ने ईरान पर अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए हैं। ट्रंप ने सड़क, पुल, बिजली, घरों पर बमबारी के आदेश दे दिए हैं। अमेरिका ने ईरान की नेवी के बड़े अड्डे को उड़ा दिया है, ईरान के बड़े पोर्ट को तबाह कर दिया है। अमेरिका ने हॉर्मूज के आसपास ईरान के कई द्वीपों में बारूद की बारिश कर दी है। ईरान ने भी तगड़ा पलटवार किया है। जॉर्डन, सीरिया, कुवैत और ओमान में अमेरिकी बेस में तबाही मचा दी है। कुवैत में डिसैलिनेशन प्लांट पर ईरान ने हमला किया है, जिससे प्यासे मरने की नौबत आ गई है। ट्रंप अब आंख बंद करके बम चला रहे हैं। ट्रंप अब अंधेरे में मिसाइलें गिरा रहे हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ट्रंप अब ईरान को सचमुच मिट्टी में मिला रहे हैं। अमेरिका ने छठे दिन ईरान के 2 बड़े पोर्ट में तबाही मचा दी। ट्रंप ने दूसरे राउंड के छठे दिन पहला बम ईरान के नेवी बेस पर गिराया। दूसरा बम चाबहार पोर्ट पर गिराया। तीसरा बम ईरान के हाईवे पर बने पुल पर मारा।
ट्रंप ने चौथा बम ईरान के पावर स्टेशन पर मारा। ईरान के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों कोनों पर अमेरिका ने तबाही मचाई है। दूसरा राउंड शुरू होने पर युद्ध हॉर्मुज के आसपास सिमटा हुआ था। अब ट्रंप की मिसाइलें तेहरान तक तबाही मचा रही हैं। ट्रंप अब ईरान की नेवी, पोर्ट, अटैक बोट, जंगी बेड़े, रेलवे लाइन, पुल, हाईवे, सड़क सब उड़ा रहे हैं। सूनी सड़क हो या चलती सड़क, ट्रंप हर जगह तबाही मचा रहे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे इजराइल करता है। ट्रंप ने बीती रात ईरान के सबसे महत्वपूर्ण नेवी बेस बंदर अब्बास पर मिसाइलों से तबाही मचा दी। ईरान की नेवी और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया। चाबहार पोर्ट पर भी लगातार छठे दिन अमेरिका ने मिसाइलें दागी। चाबहार पोर्ट में सिग्नल टावर को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका ने इसके अलावा केशम द्वीप, बंदर खमीर, ईरान शहर, सिरिक, कोनारक और रास्क द्वीपों पर भयंकर तबाही मचाई है। ये ईरान का लार हाईवे है जो बंदर अब्बास तक कनेक्टिविटी देता है। इस हाईवे पर शुर नदी में कई बड़े पुल हैं। अमेरिका की बमबारी के बाद पुल से आग की लपटें उठ रही हैं। अमेरिका ने जब हमला किया, कई वाहन पुल पार कर रहे थे। हमला होते ही वहां चीख पुकार मच गई। अंदाजा लगाइए पुल पार करने वाली गाड़ियों का क्या हुआ होगा। ये ईरान की नेवी और मिलिट्री को हॉर्मुज तक सीधी कनेक्टिविटी देता था। अमेरिका ने इस पुल को उड़ाकर मानो IRGC का एक हाथ काट दिया है। मिसाइल अटैक और बमबारी के बाद पुल के आसपास मलबा ही मलबा पड़ा है। सड़क का बड़ा हिस्सा भी बर्बाद हो चुका है। युद्ध में सिग्नल टावरों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। हॉर्मुज के आसपास अब अमेरिका के निशाने पर ईरान के यही सिग्नल टावर हैं। अमेरिका ने अब ईरान के इन्हीं सिग्नल टावरों को बमबारी में तबाह करना शुरू कर दिया है। अमेरिका की बमबारी इतनी सटीक है कि लोहे और स्टील से बना सिग्नल टावर 4-5 बम गिरते ही जमीन पर धड़ाम हो गया। चाबहार पोर्ट में भी अमेरिका ने मैरीटाइम कंट्रोल टावर पर लगातार छठे दिन मिसाइलें दागी। टावर का बड़ा हिस्सा और सिग्नल सिस्टम तबाह हो गया। चाबहार ईरान का समंदर में मेन गेटवे है जो हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करता है। इसीलिए फारस की खाड़ी के बाहर चाबहार को ईरान की आर्थिक लाइफलाइन भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है, हॉर्मुज और चाबहार में बड़े हमले कराकर ट्रंप क्या हासिल करना चाहते हैं? हॉर्मुज के बाहर नाकेबंदी कर ट्रंप ने ईरान के तेल जहाजों की आवाजाही 90% घटा दी है। चाबहार को तबाह कर ट्रंप ईरान का एक और समुद्री रूट चोक कर देना चाहते हैं, जिससे ईरान पर युद्ध खत्म करने और डील करने का प्रेशर बढ़ा सके। The country is booming and we'll have Iran defeated soon. They'll be defeated very soon. And then I guess it'll be even better. But you know, even during this, it's been amazing. I mean, to think. So I call it a military operation, but call it whatever you want. It's incredible. ट्रंप यहीं नहीं रुके, वो हॉर्मुज के पास ईरान के जितने मिलिट्री अड्डे और हथियार डिपो हैं, उन्हें उड़ा रहे हैं। केशम द्वीप में ईरान के मिसाइल साइलो और हथियार डिपो हैं। अमेरिका ने यहां बहुत बड़े हमले किए हैं। हॉर्मुज के पास ईरान के एक और द्वीप बंदर खमीर में पुलों और रेलवे स्टेशन पर ट्रंप ने तबाही मचाई है। सिरिक, कोनारक और रास्क द्वीपों में जो निगरानी केंद्र है, उन पर ट्रंप बहुत भारी बमबारी करा रहे हैं। ग्रेटर टोनाब द्वीप, जहां ईरान की क्रूज मिसाइल लॉन्चिंग साइट है, वहां भी अमेरिका ने भारी हमले किए हैं। युद्ध में अब अमेरिका के साथ संयुक्त अरब अमीरात भी कूद गया है। ईरान का आरोप है कि हॉर्मुज के आसपास उसके द्वीपों पर अमेरिका के साथ संयुक्त अरब अमीरात भी ड्रोन हमले कर रहा है। ईरान का दावा है यूएई के यह भोन ड्रोन से उस पर हमले किए गए हैं। यूएई का यह भोन ड्रोन 2 पंखों वाला कामिकाजे ड्रोन है। इसमें आगे और पीछे 2 पंख लगे हैं, जिससे ये ग्लाइडर की तरह काम करता है। 120 घंटे आसमान में उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन में 1000 किलो विस्फोटक भरा जा सकता है। इसमें 4 से 6 मिसाइलें भी फिट हो सकती हैं। यूएई का भोन ड्रोन कामिकाजे के साथ साथ अटैक हेलीकॉप्टर का रोल भी अदा कर रहा है।
युद्ध के मैदान में पहली बार अमेरिकी ड्रोन के साथ साथ यूएई का ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि यूएई ने ईरान के दावों को खारिज कर दिया है। The president has proved not just to Iran but to the entire world that we can hit Iran anytime, anywhere, any place, and their ability to defend themselves has been essentially wiped out because of this president and Operation Epic Fury in the first. The strait is open for ships that are not traveling to and from Iranian ports specifically, and the U.S. Navy is there to ensure that can take place. ईरान ने भी अमेरिका पर बहुत तगड़ा पलटवार किया है। मिडिल ईस्ट के 4 देशों में अमेरिकी बेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने ओमान में अमेरिका के मिसाइल डिफेंस रेडार, हथियार डिपो, 2 हिमार्स लॉन्चर और अमेरिकी आर्मी के लॉजिस्टिक सेंटर को निशाना बनाया है। IRGC ने दावा किया कि उन्होंने ओमान में तैनात अमेरिका के 2 समुद्री निगरानी रेडार नष्ट कर दिए हैं। ईरान ने दूसरे राउंड के युद्ध में पहली बार सीरिया में अमेरिकी ठिकाने पर मिसाइल अटैक किया है। सीरिया में अमेरिका के अल तन्फ बेस को निशाना बनाया है। यहां अमेरिका का रेडार सिस्टम लगा है। स्पेशल ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर का हैंगर है। अमेरिकी सैनिक भी सीरिया के अल तन्फ बेस पर तैनात हैं। ईरान ने बहरीन में अमेरिका के अल साकिर एयर बेस पर ड्रोन और मिसाइल अटैक कर आग लगा दी है। IRGC ने मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग की तस्वीरें जारी की हैं। ईरान ने कुछ ही मिनट में बहरीन के अमेरिकी एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यहां अमेरिका के P-8 पोसाइडन विमान तैनात हैं। इसे दुनिया का सबसे किलर समुद्र में गश्त करने वाला टोही और सबमरीन हंटर विमान माना जाता है। यह समंदर में छुपी दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर उन्हें नष्ट करने में बेजोड़ है। P-8 पोसाइडन में हार्पून एंटी शिप मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें, समुद्री माइंस जैसे घातक हथियारों से लैस है। यह 41,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गश्त कर सकता है। ईरान ने कुवैत के उदैद एयरबेस पर फिर से हमले किए हैं। ईरान ने उदैद एयरबेस में तैनात हिमार्स रॉकेट सिस्टम, मिसाइलों और दूसरे सैन्य साजो सामान को तबाह करने का दावा किया है। ईरान का दावा है कि उसके हमले में अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस को बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान ने कुवैत में डीसैलिनेशन प्लांट पर भी हमला किया है। इससे प्लांट में आग लग गई है और बिजली पैदा करने वाली कई यूनिट बंद हो गई हैं। ईरानी हमले के बाद कुवैत में जल संकट गहराने लगा है। कुवैत में 90% पानी की आपूर्ति डीसैलिनेशन प्लांट से होती है। ये तस्वीरें जॉर्डन पर मिसाइल और ड्रोन अटैक की हैं। ईरान ने जॉर्डन के साल्टी एयरबेस, अल अजराक एयरबेस और किंग फैसल एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने अपनी सबसे घातक खैबर शेकन मिसाइल का इस्तेमाल किया है। दावा है कि ईरानी हमलों में अमेरिका के कई फाइटर प्लेन को भारी नुकसान हुआ है। यूएई के अबू धाबी में जायल मिलिट्री सिटी पर भी ईरान ने हमले किए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में 3 इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी मिलिट्री कर रही थी। ईरान ने अब पोर्ट पर हमले का बदला पोर्ट से लेने का ऐलान किया है। ईरान ने धमकी दी है कि वो मिडिल ईस्ट में उन 5 पोर्ट पर हमला करेगा जिनसे अमेरिकी हित जुड़े हुए हैं। इनमें यूएई का जेबल अली पोर्ट, कुवैत का शुआइबा पोर्ट, कतर का हमाद पोर्ट और सऊदी अरब का किंग फहद इंडस्ट्रियल पोर्ट शामिल है। युद्ध का असर हॉर्मुज पर पड़ रहा है, जहां कॉमर्शियल जहाजों की आवाजाही घटती जा रही है। इसकी वजह से तेल के दाम फिर बढ़ रहे हैं।